वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 शिष्यवृत्ति परीक्षा पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का यानी 50 अंकों का यह पेपर। क्रियात्मक व्याकरण उपघटक 3.7.2 3.7 शब्द भेद अर्थात शब्दों के प्रकार। शब्द 2 तरह के हैं, विकारी शब्द और ऐसे शब्द जैसे लड़की, अच्छा। जब यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं लड़के, अच्छे लड़के, अच्छी लड़कियां, तो जब लिंग बदल गया लड़के तो अच्छे हो गया, लड़कियां लड़की या लड़कियां हो गया तो अच्छी हो गया, यानी लिंग के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ, तो यह विकारी शब्द है। और एक शब्द हम देखते हैं अपना, अपने या अपनी, इस तरह से इसमें परिवर्तन आता है। अपनी चीज, अपने लोग, है ना, तो मूल शब्द है अपना। तो लिंग, वचन या कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ, अपने बना, अपनी बना, तो ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा के बारे में हम जानकारी पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम उपघटक 3.7.2। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर उतरे। वे विमान से उत्साह के साथ नीचे उतरे। सभी ने उनका हंसते हुए अभिवादन किया। बच्चों ने उन्हें गुलाब के फूल दिए। अब एक बार हम ये उदाहरण फिर से देखते हैं। मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर उतरे।
अब इस वाक्य में मुख्यमंत्री जो है वो संज्ञा है। वे विमान से उत्साह के साथ नीचे उतरे। अब यहां पर मुख्यमंत्री की जगह पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है। सभी ने उनका हंसते हुए अभिवादन किया। अब यहां पर मुख्यमंत्री शब्द के लिए उनका इस शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों ने उन्हें गुलाब के फूल दिए। अब यहां और एक नया शब्द आ गया, उन्हें, यानी मुख्यमंत्री के बदले उन्हें शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये 3 वाक्य बने नए, और इन तीनों वाक्यों में मुख्यमंत्री की जगह पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज हम ऐसे पढ़ते, मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर उतरे, मुख्यमंत्री विमान से उत्साह के साथ नीचे उतरे, सभी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया या अभिवादन किया, बच्चों ने मुख्यमंत्री को गुलाब के फूल दिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर मुख्यमंत्री शब्द का बार बार उल्लेख न करते हुए मुख्यमंत्री शब्द के बदले में वे, उनका, उन्हें शब्दों का प्रयोग करके संज्ञा का बार बार पुनरावर्तन नहीं किया गया है। यानी मुख्यमंत्री इस संज्ञा शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है, और आगे आने वाले वाक्यों में इस संज्ञा शब्द के बदले वे, उनका, उन्हें जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा की पुनरावृत्ति या बार बार उपयोग से बचने के लिए सभी संज्ञाओं के बदले में आने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह अब आपके सामने स्पष्ट हो गया कि हम संज्ञा शब्द का एक बार तो प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद यदि उसी संज्ञा का उपयोग करना है, उसी का जिक्र करना है, तो उस संज्ञा शब्द को दोहराते नहीं हैं, बल्कि उसकी जगह कुछ अन्य शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, और इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, यहां पर बहुत सारे शब्द दिए हैं, मैं, यह, मुझे, मेरा, हम, वे, वह, हमारा, उसे, ये, किसी, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों को हम देखेंगे। कुछ, कौन, क्या, कहां, किन्हीं, कब, तुम्हारा, उन्हें, आपका, यह सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के कई प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमारे आदि। जब इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो ये शब्द किसके लिए होता है? जो बोल रहा है उसके लिए। यदि मैं बात कर रही हूं तो मैं अपने लिए इन शब्दों का उपयोग करूंगी। मुझे खाना चाहिए,
मुझे लेक्चर लेना है, मेरा काम पूरा हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा हुआ, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस तरह के जब हम वाक्य बोलते हैं तो ये मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमारे, इन शब्दों का प्रयोग कौन करता है? बोलने वाला खुद के लिए करता है। जो वक्ता है, जो मुख्य रूप से बोल रहा है, वो अपने लिए करता है। तो ऐसे सर्वनामों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें आदि। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम कहते हैं तुम यहां आओ, ये तुम्हारी पुस्तक है ना, आपका सामान यहां रखा हुआ है, तुम्हें भोजन कैसा लगा, तुम्हें मेरा लेक्चर कैसा लगा। तो ये सब हम किससे कहते हैं? जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए अथवा सुनने वाले के लिए नहीं करता, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति अर्थात अन्य के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम जिन शब्दों का प्रयोग न अपने लिए करते हैं न जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए करते हैं, किसी हम तीसरे व्यक्ति का जिक्र करते हैं तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, या थर्ड पर्सन अंग्रेजी में, जैसे मैंने बताया आपको। कौन कौन से हैं ऐसे शब्द? जैसे उसे मेरा गाना बहुत अच्छा लगा, वह कल बहुत अच्छा खेल रही थी, वे सब यहां आएंगे, यह पुस्तक उसको दे दो। तो उसका, उन्हें, वह, वे, उसे, ये सारे शब्द किसके लिए हैं? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए है। जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रही हूं और मैंने उससे कहा, अरे सुनो, ये किताब उसको दे दो। उसको मतलब कोई और व्यक्ति है, उसको हमें देना है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो किसी अन्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, न अपने लिए न हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम यहां देखेंगे एकदम साधारण शब्दों में, पुरुषवाचक सर्वनाम में बात करने वाला उत्तम पुरुष, जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है वह अन्य पुरुष। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट हो गया कि जब हम अपने लिए बात कर रहे हैं, बात करने वाला व्यक्ति जब खुद के लिए बोल रहा है तो वह उत्तम पुरुष, किसी से हम बात कर रहे हैं तो जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह अन्य पुरुष।
मैंने तुमको बताया था कि वह घर चला गया है। अब इस वाक्य में हम देखेंगे तो इसमें बात करने वाला कौन है? मैंने। तो मैंने जो है ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष। जिससे बात की जा रही है कौन है? तुमको। मैंने तुमको बताया था ना, तो तुमको ये जिससे हम बात कर रहे हैं। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? वह। तो बात करने वाला कौन? मैंने। जिससे बात की जा रही है तुमको, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह। तो इसमें तीन आया। मैंने जो है वो उत्तम पुरुष है, तुमको जो है वो मध्यम पुरुष है, और वह ये है अन्य पुरुष। कहीं कहीं इसे तृतीय पुरुष भी लिखा जाता है, जैसे अंग्रेजी में हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान है ये। हम किसी फिक्स निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए कोई बात कह रहे हैं, यह, वह, ये, वे आदि। यह गया है, वह कलम है, तो ये निश्चित है, फिक्स है। यह व्यक्ति चला गया है, या वह जो चीज रखी है वह कलम है। तो हम कोई निश्चित वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अब हम उदाहरण देखते हैं। कोई गा रहा है। अब इसमें कौन गा रहा है वो निश्चित नहीं है हमारे सामने। कोई है, अब वो व्यक्ति कौन है पता नहीं है। कोई है, ये अनिश्चित है। तो ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है पता नहीं, कितना कहना है मालूम नहीं, लेकिन कुछ कहना है, तो इससे हमें कुछ निश्चित जानकारी नहीं होती है। तो ये कुछ, कोई, ऐसे शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, किसी, किन्हीं। तो ये सारे शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि। आज कौन आया था? तुम कब पढ़ोगे? हम कब जाएंगे? मम्मी कहां गई है? तो ऐसे जो शब्द हैं जिनसे हमें प्रश्न का ज्ञान होता है, तो ऐसे शब्दों को प्रश्नार्थक सर्वनाम कहा जाता है या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए हुए संज्ञा से संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक या संबंध बोधक या संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीनों शब्द मैंने यहां दिए हैं। तो कई जगह संबंधवाचक शब्द का उपयोग होता है, कहीं जगह संबंध बोधक का, या किसी जगह संबंध सूचक का। तो आप लोग परेशान मत हो, यदि जो भी शब्द है वो सभी का एक ही अर्थ है। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं इसके। संबंधवाचक सर्वनाम के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जो, सो,
जैसा, तैसा, जिसकी, उसकी आदि। जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो यहां हम देख रहे हैं जो, और कौन, जो काम कर रहा है वो, उसका संबंध किससे है? उसको, जिसने काम किया उसको सफलता मिलेगी, जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो जो और उसको, इनका संबंध है जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां जैसी और वैसी, तो ये सारे शब्द जो है ये संबंध दर्शा रहे हैं। जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा, तो जो और वह। मेरी वह साड़ी जो सबको अच्छी लगी, जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी, तो मेरी वह साड़ी, तो वह यहां पर सर्वनाम है, जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी, तो जो। तो इस तरह से जो शब्द दो सर्वनाम में संबंध बताते हैं वो, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हो। यही वह बच्चा है जो लंबी रेस में दौड़ा था। यही वह लड़की है जो बॉक्सिंग में फर्स्ट आई थी। तो यही और वह, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बता सकते हो। जैसा देश वैसा भेष। जितनी काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी पगार मिलेगी। तो जितनी उतनी, जैसी वैसी, जो उसको, ये जो सारे शब्द हैं दो सर्वनामों में संबंध बताते हैं, इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये अलग अलग शब्द हैं बच्चों, लेकिन अब आप जब इसके उदाहरण आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हम सब रोज अपने बोलने में इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप आदि। मैं अपना काम खुद करता हूं, वह अपने आप खा लेगा। तो अपना, अपने आप, खुद, है ना, ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए ही करता है। उत्तम पुरुष हमने देखा था ना, जो बोलने वाला वो उत्तम पुरुष। अब जो बोलने वाला वो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमने सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगले वीडियो में हम सर्वनाम और इनके भेदों से संबंधित अनेक प्रश्नों को हल करेंगे जो हमें शिष्यवृत्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र में मिलते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सर्वनाम के सभी प्रकारों को समझ लीजिए ताकि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकें। धन्यवाद।